हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक से है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जेबलोंस्की डायग्राम, फ्लोरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस। ये तीन ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर मेजर हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर के जो इस लेक्चर के बेसिक कंटेंट जो हैं आज के वो हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बीच में क्या अंतर होता है, और उसके बाद वो लॉ जिसके ऊपर फोटोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है, दैट इज द लॉ गवर्निंग द फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रोथस ड्रैपर लॉ, उसके बाद स्टार्क आइंस्टीन लॉ, उसके बाद फोटोकेमिकल प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद जेबलोंस्की डायग्राम जो इस लेक्चर का बहुत ही मेन कंसेप्ट, इस फोटोकेमिस्ट्री का सबसे मेन कंसेप्ट माना जाता है, उसके बाद रेडिएटिव प्रोसेस और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कौन कौन से होंगे, और लास्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लोरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस क्या चीज़ है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, यहाँ हमने इसे डिफरेंस के तौर पे लिया है, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने लिखी है वो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस की किन किन पॉइंट्स के बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन को। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो है, पहला पॉइंट देखिए हमारे पास है कि जो रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी होती है वो लाइट रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, मींस जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, लाइट रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। जबकि थर्मोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें हीट की फॉर्म में क्या किया जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास रहा कि जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो सेकंड है कि इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए लाइट का प्रेजेंट होना सबसे मेन कंसेप्ट है। लाइट का प्रेजेंट होना, इट मीन्स चाहे वहाँ हीट है, चाहे आप और किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते हो, तो भी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती जब तक कि आप इसे लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जबकि यहाँ अगर मेन बात करें तो लाइट की ज़रूरत नहीं होती। बात ध्यान से सुनिए, थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत आपको नहीं है। आप एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी, चाहे आप हीट की फॉर्म में दे दीजिए, चाहे कैसे ही आप दे दीजिए, थर्मोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन बिना लाइट के स्टार्ट नहीं होती। तो उसके बाद हम तीसरा जो डिफरेंस देखते हैं, टेम्परेचर का क्या रोल होता है। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें हमने देखा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर हमने दो एग्जाम्पल लिए थे कि जब बॉडी का टेम्परेचर लो हो, मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम टेम्परेचर पे हो या वो हॉट हो, तो ऐसे केस में फोटोकेमिकल रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा हो और आप फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है वो टूट के रेडिकल फॉर्मेशन इजी हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और वो बॉन्ड टूट के रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डिसोसिएशन रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर अगर बाकी बात नॉर्मल कोई भी रिएक्शन हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा ना भी होता तो भी क्या होता, रेडिकल्स बनते, तो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती। तो इट मीन्स यहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो टेम्परेचर का लिटिल इफेक्ट माना जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में। जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन तो बेसिकली टेम्परेचर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर राइज किया जाता है तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, आपने सुना होगा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। इसका मतलब रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का इतना रोल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब समझिएगा प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो समझिए प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर जीरो आ जाए, अगर वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो समझिएगा वो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन प्रेजेंट है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको स्पॉन्टेनियस करवाने के लिए ज़रूरी है कि उसके डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो।
लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो तो भी रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब डेल्टा जी की बात करूं तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मस्ट है कि वो नेगेटिव ही हो, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट, अगर लास्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हमारे पास है सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और वो एनर्जी एब्जॉर्व करके फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता, तो ज़रूरी है कि वो जो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है उसके पास सूटेबल एनर्जी हो। जो फोटोन अगर आ रहा है, मान लीजिए जो लाइट फॉल करवाई जा रही है उसमें जो फोटोन है उसके पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, सूटेबल एनर्जी हो, ताकि इस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी मिले और रिएक्शन स्टार्ट करवाई जा सके। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर वो पर्टिकुलर फोटोन आपके पास नहीं है तो समझ लीजिएगा ये रिएक्शन नहीं होगी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की खास बात क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हाईली सिलेक्टिव नेचर की होती है। जो आपको पर्टिकुलर फोटोन चाहिए अगर वही, या पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट या फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए अगर वही है तो रिएक्शन क्या होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्लियर है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हाईली सिलेक्टिव नेचर की होती है, जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन सिलेक्टिव नेचर की नहीं होती, ये लेस सिलेक्टिव होती है। क्लियर। तो ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन द फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं वो कौन से लॉ हैं जिनके ऊपर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री डिपेंड करती है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था। वो तो लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन तो चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता वहाँ भी लैम्बर्ट बियर लॉ तो वहाँ भी एप्लीकेबल होता। अब हम बात कर रहे हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए कौन से लॉ हैं जिनके ऊपर फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। उसमें बेसिकली दो लॉ हम मानते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जिस पर डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहला जो लॉ है दैट इज द ग्रोथस-ड्रेपर लॉ। आप ध्यान से देखिए, ग्रोथस-ड्रेपर लॉ किसने दिया था, ग्रोथस और ड्रेपर ने 19वीं सेंचुरी के अंदर इस लॉ को दिया था। इस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री माना जाता है। दो लॉ में से पहला लॉ अगर आपसे पूछे कौन सा है तो ग्रोथस-ड्रेपर लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ है। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। क्लियर। तो इस लॉ में एक्चुअली में क्या हुआ था, इसमें इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो लाइट फॉल करवाई आपने, तो लाइट फॉल करवाने में कौन सा कंपोनेंट लाइट का रिएक्शन को करवा रहा है वो ये देखना चाहते थे। देखिए, आप इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, और आपने क्या किया, एक लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो रिएक्शन को करवा सकती है। तो आपने तो लाइट फॉल करवा दी, लेकिन इस लाइट का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, कोई हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट हो सकता है, कोई इंटरफेरेंस कर सकता है मान लीजिए। क्लियर। अब एक पार्ट इसका एब्जॉर्ब होता है और केमिकल चेंजेस लेके आता है, वो लाइट ट्रांसमिट करता है। तो इसने कहा कि वहाँ काम तो बहुत सारे हो रहे हैं ना, बहुत सारे कौन कौन से, वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ रिफ्रैक्शन होता है, वहाँ ट्रांसफरेंस होता है, वहाँ डाइफ्रैक्शन होता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। उनमें से फोटोकेमिकल रिएक्शन को करवाने में किसका रोल होता है, उन्होंने कहा फोटोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ उससे होती है जो एब्जॉर्ब पार्ट है। इसका मतलब जो लाइट आपने फॉल करवाई उस लाइट में से जितना हिस्सा एब्जॉर्ब होगा सिर्फ वही क्या करेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन को करवाएगा। और बाकी कोई रिफ्रैक्ट है, रिफ्लेक्शन है, डाइफ्रैक्शन है, अगर कोई भी कंपोनेंट है लाइट का, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में उसका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ आप इस डेफिनेशन के अंदर साफ साफ देख सकते हो कि ओनली द लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो एनर्जी लाइट का वो कंपोनेंट जो एब्जॉर्ब करेगा कैन बी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग द फोटोकेमिकल चेंज इन द मॉलिक्यूल। वो उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस लेके आने के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो कौन सा है, वो कंपोनेंट है जो एब्जॉर्ब होता है, वो नहीं है जो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, डाइफ्रैक्ट होता है। कोई भी कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वही जो एब्जॉर्ब होता है वो लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी केमिकल चेंज को करने के लिए। ओके, तो ये था पहला लॉ, दैट इज द ग्रोथस-ड्रेपर लॉ। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ इज द स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। तो देखिए, इस लॉ को किसने दिया था, इस लॉ को जॉन
स्टार्क और एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसी लॉ को इन्हीं के नाम पर स्टार्क आइंस्टीन लॉ बोला जाता है। इस लॉ की खास बात है, ये लॉ फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड लॉ माना जाता है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, और इसे ही क्या बोला जाता है? आइंस्टीन इक्विवेलेंस लॉ बोला जाता है। आइंस्टीन फोटो इक्विवेलेंस लॉ क्या है? सेकंड लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज द आइंस्टीन फोटो इक्विवेलेंस लॉ। क्लियर? तो इस लॉ में क्या कहा गया, देखिए बात ध्यान से सुनिएगा। इस लॉ में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसके फोटोन की एनर्जी और केमिकल रिएक्शन में क्या रिलेशन है, ये बात इन्होंने समझाई। तो इन्होंने क्या कहा अपने लॉ में, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपके पास है, कोई भी एक केमिकल पार्ट सब्सटेंस का कोई एक पार्टिकल, कोई मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, अगर इस पे जो भी लाइट पड़ रही है वो सिर्फ लाइट का एक फोटोन एब्जॉर्व करेगा, ओनली एक फोटोन एब्जॉर्व करेगा और उससे केमिकल रिएक्शन कर लेगा। बात ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए सपोज करो इसको 500 जूल की कोई लाइट चाहिए, 500 जूल की लाइट से ये रिएक्शन कर सकता है, सपोज करिए, और आपने क्या किया, 100 जूल वाले 5 फोटोन इस पे फॉल करवा दिए। आप सोचें कि ये 500 फोटोन, टोटल एनर्जी तो 500 जूल होगी और ये रिएक्ट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा, एक पार्टिकल जो होगा, एक पार्टिकल सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्व करेगा। अगर उसके पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, उसके पास सूटेबल एनर्जी की लाइट है जो उस केमिकल चेंज को करवा सकती है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम क्वांटम यील्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस कोई बात है तो इसी लॉ की ही आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ध्यान से सुनिए कि डेफिनेशन में क्या कहा गया इस लॉ के अंदर। उन्होंने कहा वन पार्टिकल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस कैन एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का एक पार्टिकल सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है, टू एक्टिवेट द फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन को करवाने के लिए हम, आपको याद हो तो जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, किस रिलेशन से, E इक्वल टू एच न्यू। तो एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू एनर्जी है। इसका मतलब मस्ट है कि उस मोलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए एच न्यू एनर्जी की जरूरत है। अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो अब मैं अगर बात करूं, मान लीजिए कि मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, पार्टिकल कितने हैं, 1 मोल है, तो 1 मोल है तो 1 मोल फोटोन आपको चाहिए उस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो 1 मोल फोटोन मतलब 1 फोटोन की एनर्जी को आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो इतने नंबर से आप क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 फोटोन की एनर्जी को, तो क्या आ जाएगी, 1 मोल फोटोन की एनर्जी आपके पास आ जाएगी। और यहाँ एच क्या चीज़ है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो हम यहाँ 1 मोल की एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, देखिए, तो क्योंकि एक टर्म दी गई दैट इज आइंस्टीन। ध्यान से सुनिएगा, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन वैसे तो साइंटिस्ट का नाम है, तो आप इस बात को यहाँ इस तरीके से समझिए कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उसका 1 मोल रिएक्ट करना चाहता है, तो 1 मोल रिएक्ट करवाने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहिए, तो कितने फोटोन चाहिए, उन फोटोन के पास टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म यूज की गई, दैट इज द आइंस्टीन। तो बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आइंस्टीन साइंटिस्ट का नाम नहीं है। 1 मोल सब्सटेंस को रिएक्ट करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज की गई, दैट इज द आइंस्टीन। क्योंकि देखिए अलग अलग रिएक्शन के लिए यहाँ क्या होगा, आइंस्टीन की वैल्यू अलग अलग होगी। क्या मतलब है इसका, आइंस्टीन की वैल्यू अलग होने का मतलब, देखिए एक मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें कोई एक मॉलिक्यूल है, उसको एनर्जी चाहिए एच न्यू वन फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एब्जॉर्व करता है, सपोज करिए, तो उसका n मल्टीपल n एच न्यू वन, उसका, इसका मतलब उसके एक आइंस्टीन की वैल्यू कुछ और है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, कोई और रिएक्शन है, मान लीजिए सेकंड मॉलिक्यूल है, सेकंड रिएक्शन है, वहां एनर्जी जो चाहिए, सपोज करो उसको चाहिए ν2 फ्रीक्वेंसी की, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई 1 मोल की, उसकी 1 मोल की एनर्जी हुई NH न्यू नोट। इसका मतलब इसके एक आइंस्टीन की वैल्यू कितनी है, NH न्यू 1 है, जबकि इसके एक आइंस्टीन की वैल्यू क्या है, NH न्यू 2 है। इसका मतलब अलग अलग फोटोकेमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, 1 मोल सब्सटेंस को रिएक्ट करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज द 1 आइंस्टीन। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि आइंस्टीन क्या चीज़ होती है। अब यहाँ अगर इन सभी आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या चीज़ आ गई, देखिए आपने क्या किया, आपने अवोगाड्रो नंबर पुट कर दिया, आपने प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद आपने 10⁸ है, ये 108 नहीं है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड है,
और ये 10⁻23 है और ये 10⁻−34 है। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन जो है वो ये बनी। अगर आपको यूं कह दिया जाए कि आपको एक लाइट चाहिए, जिस आपको किसी रिएक्शन के लिए आप जो पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए, अगर वो आपको नैनोमीटर में दी हुई है, तो आप उसके आइंस्टीन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लीजिए। उसकी आइंस्टीन की वैल्यू होगी 119666 डिवाइड बाय वो वेवलेंथ इन नैनोमीटर पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी आइंस्टीन की वैल्यू दैट इज जूल पर मोल में आपके पास आ जाएगी। तो आप ये इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है जैसे मैंने कहा। तो आइंस्टीन पे न्यूमेरिकल के लिए आपको यूनिट पर फोकस रहना होगा। तो मेन बात क्या कहना चाहता हूं, देखिए किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए जो लाइट आपको दी जाए उसकी वेवलेंथ आपको दी होगी। अगर उस वेवलेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है तो उसकी अलग अलग अगर यूनिट है तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, उसके आइंस्टीन की वैल्यू भी अलग अलग ही आएगी। तो अब हमने पहले देखा कि जब आपके पास वो यूनिट जो थी वो क्या थी, आपके पास वो यूनिट अगर नैनोमीटर में थी तो मैंने आपको बताया था कि पीछे जो 1966 जो थी उसमें वैल्यू पुट करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सीजीएस सिस्टम में आपको दी होता और वेवलेंथ आपको सेंटीमीटर में दी होती, सेंटीमीटर में अगर वेवलेंथ दी होती तो आप इसमें पुट कर दीजिए 2.86 डिवाइड बाय वेवलेंथ, आपके पास कैलोरी में आंसर आ जाएगा उसका। और ऐसे ही ये 10⁻5 है, देखिएगा ये 10⁻5 है, 105 नहीं है। तो 2.86 इंटू 10⁻5 अगर आप पुट कर दे और आपको वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉन में दी हुई है तो आप किलो कैलोरी पर मोल के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। और अगर ये एसआई यूनिट की बात करूं तो अगर आपको वेवलेंथ मीटर में दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, और अगर किलो जूल में निकालना है तो आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये 10⁻5 है, मैं फिर कह रहा हूं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आइंस्टीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या था, ये था स्टार्क आइंस्टीन लॉ। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में कौन कौन से फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले फोटोकेमिकल प्रोसेसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज, पहली कैटेगरी क्या मानते हैं, पहली होती है प्राइमरी प्रोसेसेस। पहली क्या है, प्राइमरी प्रोसेस, और दूसरे हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस। तो दो तरह के प्रोसेस क्या होते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। दो तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शन में प्रोसेस होते हैं, दैट इज प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। इसमें डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा, तो पहले ध्यान से समझिएगा कि प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो इस अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, मान लीजिए ये रिएक्टेंट आपको दे रखा है जिसके ऊपर आपने hν फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाई, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा। तो इस प्रोसेस को, जो एक्साइट होने का ये प्रोसेस है जिसमें वो फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है, तो इस स्टेप को क्या कहा जाएगा, इस स्टेप को फोटोकेमिकल प्रोसेस का प्राइमरी प्रोसेस कहा जाएगा। प्राइमरी मतलब एक्साइट होना, कि क्या जो लाइट आपने दी है उसके फोटोन उसको एक्साइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बाद की बात है कि एक्साइट होने के बाद वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। तो ध्यान से देखिए, एक्साइट होना क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है। और देखिए, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, अब हो सकता है कि वो क्या हो सकता है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो दूसरे से टकरा के अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी लॉस कर दे और दूसरे को एक्साइट कर दे, या वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस करके फ्लोरिसेंस शो कर दे या फॉस्फोरिसेंस शो कर दे। आगे जो भी वो करेगा, ये सारे काम जो है वो क्या है, जिसमें कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा तब तक जो ये रिएक्शन है वो सारी क्या है, तब तक ये प्रोसेस सारे आपके पास प्राइमरी प्रोसेस ही होते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जिसमें एनर्जी मतलब जिसमें फोटोन का रोल हो, वो चीज क्या है, दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस। क्लियर। अब इसको एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपको यहां दे रखा है सोडियम का एक गैसियस स्टेट में एटम, और उसके पास ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो उसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मींस अभी ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। हमने क्या किया, 589 नैनोमीटर की लाइट का फोटोन इसके ऊपर फॉल करवा दिया, और इसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया, मतलब चला गया, मतलब एक्साइट हो गया। तो इस एक्साइटेशन प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इसको ही क्या कहा जाता है, दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस। अब क्वेश्चन उठता है कि ये एक्साइटेड स्टेट है, अब ये प्रोडक्ट ना बनाई, अब मान लो कल को मैं ये कहूँ कि ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा, लेकिन ये तो ग्राउंड स्टेट में वापसी चला गया, मतलब ये डी एक्साइट हो गया,
चाहे किसी वजह से हुआ, चाहे किसी वजह से हुआ, फिर कह रहा हूँ, चाहे इसने रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस कर दी, चाहे इसने हीट की फॉर्म में लॉस कर दी, या किसी से कोलाइड करके अपनी एक्टिवेशन एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी, जो मर्जी हुआ, लेकिन इसने एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर दी, रेडिएशन की फॉर्म में कर दी अगर उसने, दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस, और वो फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो अभी तक ये प्राइमरी प्रोसेस ही है, क्योंकि इसमें किसी तरह की एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने क्या नहीं किया, किसी तरह की कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन को नहीं करवाया। तो अभी इसमें मतलब प्राइमरी प्रोसेस ही हुआ है, सेकेंडरी इसमें हुआ ही नहीं, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं, दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस। क्लियर? इस बात को आप यहाँ देख सकते हो कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, हो सकता है एक्साइट होने के बाद वो सारी की सारी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में लॉस कर दे और डी एक्साइट हो जाए, मतलब लुमिनेसेंस शो कर दे, जिसको हम और भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, या फिर वो किसी और मॉलिक्यूल से टकरा के क्या कर दे, अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर दे, खुद डी एक्साइट हो जाए, या फिर वो आयनाइज हो जाए, इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, या डिसोशिएट हो जाए, या फिर वो आइसोमेरिज्म शो कर दे, जो मर्जी करे वो चाहे, लेकिन इसमें क्या ना करे, वो रिएक्शन ना करे। इंपॉर्टेंट बात, वो क्या ना करे, रिएक्शन ना करे, और वो रिएक्शन ना करे, सेकेंडरी प्रोसेस ना करे, तब तक क्या है, तब तक वो एक्साइटेड स्टेट से क्या करता है, तब तक वो प्राइमरी प्रोसेस में ही रहेगा, वो सेकेंडरी प्रोसेस कंसीडर उसका नहीं किया जाएगा। अब आप इसको सेकेंडरी प्रोसेस के एग्जांपल से और ज़्यादा बेटर डिफरेंस के तौर पे भी आप कर सकते हैं। तो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड स्पीसीज आगे करेगी ना, जो एक्टिवेटेड स्पीसीज अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवा रही है जिससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोसेस। आप इस डायग्राम से इसको देखिए, एक मॉलिक्यूल आपके पास है जो आपने लाइट फॉल करवाई है, इससे वो क्या हुआ, एक्साइट हुआ, तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें वो एक्साइट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रोसेस। और एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज द सेकेंडरी प्रोसेस। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी हुआ, और ये हमारे पास क्या चीज होगी, सेकेंडरी प्रोसेस हुआ। तो इसको आप बहुत बेटर तरीके से इस डायग्राम से समझ भी सकते हैं। और अब देखिए सेकेंडरी प्रोसेस की खास बात क्या होगी, इसमें लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। जो एब्जॉर्ब्ड लाइट थी, जो पहले हो चुकी थी, प्राइमरी प्रोसेस में हो चुकी थी, जिससे मॉलिक्यूल एक्साइट हो चुका था, तो एक्साइटेड स्टेट के बाद का काम था, इसमें किसी तरह की कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होने वाली। क्लियर? तो अभी देखिए कि इसमें क्या होगा, इसमें प्राइमरी स्टेप को आगे कंप्लीट करना है, मतलब आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन करवानी है, तो सेकेंडरी प्रोसेस प्राइमरी प्रोसेस के बाद का काम होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल जिससे आप और बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब देखिए जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है, देखो जो हमारा अर्थ है, अर्थ में ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, ऐसे ही ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, देखिए उस गैसेस में जैसे ही लाइट आती है, उस लाइट का यूवी लाइट का जो पार्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्राइमरी प्रोसेस करती है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन गैस रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्री रेडिकल के तौर पे ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है एज ए रेडिकल के तौर पे जनरेट कर देती है, और रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है, ये फर्दर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, ओजोन बना देता है, और सेकेंडरी प्रोसेस करके ओजोन बना देता है। देखिए तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर हो रहा है। तो आप इस डायग्राम से इसको देखिए, बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपके पास है, लाइट की प्रेजेंस में क्या किया, प्राइमरी प्रोसेस के तौर पे एक्साइट हुआ और रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, और वो जो रेडिकल है वो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसने ओजोन फॉर्मेशन कर दी। क्लियर? तो ये आप ओजोन को बेटर एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर है। देखिए ऑक्सीजन का एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और एक्साइट होना, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है, और एक्साइट होना, इसका मतलब इस स्टेप में क्या हुआ है, लाइट एब्जॉर्ब हुई है, और वो एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिकल में कन्वर्ट हुई है। आपको लग रहा है ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रेडिकल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट इज द ओजोन, रेडिकल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, डिसोशिएट होना भी अभी प्राइमरी प्रोसेस का ही पार्ट है, अभी सेकेंडरी नहीं आया। सेकेंडरी में तो क्या होगा, जब ये रेडिकल आगे फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन शो करेंगे, जिसमें वो क्या होगा, सेकेंडरी रिएक्शन होगी। क्लियर? तो इस तरीके से ओजोन के फॉर्मेशन से हम इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जब ओजोन की फॉर्मेशन की बात चल रही है, तो मैं आपको इसके साथ ही एक टॉपिक और बता दूं। आपने सुना होगा एक है स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन और एक होता है ट्रोपोस्फीयर ओजोन। ये
इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो आपको एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन और ट्रोपोस्फीयर ओजोन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर जो नेचुरली क्या है, सनलाइट से आने वाली यूवी लाइट को यूज करते हुए इस तरीके से जो भी हमने देखा, इस तरीके से जो ओजोन का बनना है, तो वहां जो ओजोन बन रही है दैट इज द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन। क्लियर। लेकिन ट्रोपोस्फीयर में क्या है, अर्थ के सरफेस के ऊपर देखिए हम इतने सारे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, तो उनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, और उन नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर जब यूवी लाइट आके गिरती है, देखिए यूवी लाइट या कोई और लाइट आके गिरती है, तो उससे क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेडिकल में बदल जाते हैं। उसमें तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रेडिकल में बदल रही थी, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेडिकल में बनते हैं, और वो ऑक्साइड के रेडिकल जो हैं वो एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एज ए कैटलिस्ट का तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहले क्या बना देंगे, रेडिकल्स, और वो रेडिकल क्या करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे, और वो कैटलिस्ट का काम करके ऑक्सीजन से ओजोन बना दें, और वो कैसे यूज हो जाए, एज ए कैटलिस्ट यूज हो जाए। तो ये सारा काम कहाँ हो जाएगा, ये सारा काम हो जाएगा ट्रोपोस्फियर में ही। तो यहाँ जो ओजोन बन रही है दैट ओजोन इज द ट्रोपोस्फियर ओजोन। तो ट्रोपोस्फियर ओजोन में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के तौर पे जो ओजोन बन रही है, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ ओजोन का कंसेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे जो प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस के कंसेप्ट को, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। और अभी आप इसी प्रोसेस को और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl। आप यहां देखिए जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और लाइट को एब्जॉर्ब करके देखिए मैंने पहले कहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से जो भी काम होना हो वो इंक्लूड कर लीजिएगा। तो लाइट को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हुआ होगा, एक्साइट होकर उसने रेडिकल या डिसोशिएट वो हो गया होगा, रेडिकल उसने बना दिए होंगे। सो दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी प्रोसेस। अब जो रेडिकल बने थे, ये रेडिकल्स जो बने थे ये वाले, ये रेडिकल आगे फर्दर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहे जो कि प्रोडक्ट है, और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहे जो कि प्रोडक्ट है। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी प्रोसेस के एग्जांपल हैं। क्लियर। तो प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस में क्या अंतर है ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ये था फोटोकेमिकल प्रोसेस के अंदर कौन से दो प्रोसेस मतलब प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आपको डिटेल से समझा दिया। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री के सबसे मेजर पार्ट को, दैट इज द जेबलोंस्की डायग्राम। तो देखिए जेबलोंस्की डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल ने जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें जो जो केमिकल चेंजेस आते हैं, उन केमिकल चेंजेस की जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए, दैट डायग्राम इज द जेबलोंस्की डायग्राम। ओके, तो यहां देखिए सबसे पहले मैंने फ्लोरेसेंस के कंसेप्ट को लेते हुए इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अब जेबलोंस्की डायग्राम में फोटोकेमिस्ट्री, जेबलोंस्की डायग्राम को समझने से पहले, क्योंकि वहाँ हम कुछ टर्म यूज़ करेंगे जैसे सिंगलेट स्टेट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, तो इसको समझने से पहले हमें यहाँ क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी और स्पिन क्वांटम नंबर को यहाँ हमें डिटेल से समझना होगा। तो देखिए मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक इसका बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। वो ये है कि हर एक केमिस्ट्री जहाँ लाइट यूज होती है वहाँ कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं। तो यहाँ फोटोकेमिस्ट्री में स्पिन सिलेक्शन रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल को समझने से पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी और इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, कोई एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों पेड फॉर्म में है। मैं फिर कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों पेड फॉर्म में है। इसका मतलब एक की स्पिन क्या है, प्लस हाफ। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक क्या हुआ, प्लस हाफ, दूसरा क्या हुआ, माइनस हाफ। रिजल्टेंट स्पिन क्या हुई, एस इज द रिजल्टेंट स्पिन हेयर। 1 इज प्लस हाफ, सेकेंड इज माइनस हाफ, दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट स्पिन इज 0। ठीक है ये तो स्पिन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2s + 1। अब आप इस रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो दैट इज 2 × 0 + 1 बिकम +1। ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज द सिंगलेट स्टेट।
तो अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, मान लीजिए वो स्टेट में है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं, इसका मतलब वो क्या है, अभी सिंगलेट स्टेट में प्रेजेंट है। अब मान लीजिए उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, और वहां जाता है, तो अब उसकी स्पिन क्या हुई, एक ऑर्बिटल में तो एक ही है ना, अब एक ऑर्बिटल में एक है, इसका मतलब अब उसकी स्पिन क्या हुई, हाफ स्पिन है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हुई, 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये क्या हुआ, दिस इज द डबलेट स्टेट। ऐसे ही मान लीजिए कि वहां एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें क्या है, ऑर्बिटल में दो अलग अलग ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब रिजल्टेंट स्पिन आपके पास क्या हुई, हाफ एंड हाफ, ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, दैट इज बिकम 1 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है मतलब वो सिंगलेट है, 2 है मतलब वो डबलेट है, 3 है मतलब वो ट्रिपलेट है। इसकी कहाँ जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ जरूरत पड़ने वाली है जेबलोन्स की डायग्राम में। और अब आप जेबलोन्स की डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना होता है वो भी बता देता हूँ। वो देखिए, इसमें मेजर 3 चीज़ें होती है। उसमें सबसे पहले पाथ 1 कि जो मोलिक्यूल एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट के बाद वो हीट की फॉर्म में अपनी एनर्जी लॉस कर दे, अगर जहां हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा होगा मतलब रेडिएशन नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस को नॉन रेडिएटिव प्रोसेस आप कहोगे। नॉन रेडिएटिव मतलब रेडिएशन नहीं जा रही, रेडिएशन एमिट नहीं हो रही, दैट इज द हीट अगर लॉस हो रही है तो रेडिएशन नहीं है वो, दैट इज फर्स्ट पाथ, दिस इज नोन एज नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ओके, अब फिर सेकंड हम पढ़ेंगे पाथ सेकंड में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल को आप एनर्जी दोगे वो एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होते वक्त जो एनर्जी छोड़ेगा वो लाइट और रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ेगा, तब इसको क्या कहा जाएगा, फ्लोरीसेंस कहा जाएगा। लेकिन इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो जिस स्टेट में था, मतलब सिंगलेट में था तो सिंगलेट में ही एक्साइट हुआ, वापसी ग्राउंड स्टेट पे सिंगलेट में ही आ गया, और जो एनर्जी एब्जॉर्व की उसने वो रेडिएशन की फॉर्म में अगर लॉस कर दी, दैट इज द फ्लोरीसेंस। तो इसको और भी आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो पाथ इसका होगा वो क्या होगा कि जो एक्साइट हुआ वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में था, लेकिन वहां से ट्रांसफर होके पहले तो वो ट्रिपलेट में चला गया, और फिर उसने क्या किया, एनर्जी छोड़ दी। तो देखिए, पहले जब वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा था ना, तब तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी नहीं छोड़ी, तब तो उसने कुछ एनर्जी कम की हीट की फॉर्म में रेडिएशन नहीं है, दैट इज उसको क्या कहा जाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहा जाएगा। और आगे डायग्राम में और क्लियर कर दूंगा, रुकिए एक बार। तो देखिए वो तो क्या हुआ, क्योंकि रेडिएशन नहीं है, दैट इज द नॉन रेडिएटिव क्या है, प्रोसेस है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और उसके बाद वो जब ट्रिपलेट स्टेट से दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएगा सिंगलेट में, तब वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगा, दैट इज फोस्फोरेसेंस। तो इसको हम अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं इन द जेबलोन्स की डायग्राम। ये देखिए, अब आपके सामने है जेबलोन्स की डायग्राम में पहले क्या क्या चीज है उसको समझा देता हूं। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पहले अपनी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऐसी कोई स्टेज पे है, और जैसे ही आपने एनर्जी दी तो उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया, और सपोज कर लीजिए वो किस में पहुंच गया, वो सेकंड एक्साइटेड, नॉट फर्स्ट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। एग्जांपल है ये, वो थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में, जिस मर्जी में जा सकता है, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, सपोज कर लीजिए। तो ये अभी एनर्जी एब्जॉर्व हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या चीज है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बात। तो सबसे पहला जैसे लाइट आप फॉल करवाओगे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जो सिंगलेट स्टेट में आपके पास ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो अपनी सिंगलेट ही एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब देखिए, एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। देखिए, अभी उससे पहले मैं समझाता हूं डायग्राम में क्या क्या चीज़ है। देखिए, एक तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो किस चीज़ का एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एक एनर्जी लेवल में है, तब उसके बहुत सारे, आप ये भी जानते हो कि एक एनर्जी लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, और बहुत सारे, हर एक वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो
ये लाइंस देख रहे हैं, ये वाली, ये अंदर वाली देखिए, ये वाइब्रेशन रोटेशनल लाइंस है, ठीक है। मतलब अगर इसको मैं एक वाइब्रेशनल लेवल मानूं तो ये अंदर वाली क्या है, ये अंदर वाली रोटेशनल लाइन है। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूँ, ये जो रेड ब्लैक कलर वाली जो है वो अगर रोटेशनल, अगर वो वाइब्रेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती है तो ग्रे कलर वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, रोटेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती होगी। और ये पूरा लेवल क्या है, एक ये जो ऊपर से पूरे जितने भी एक्साइटेड स्टेट वाला पूरा लेवल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, और ये सारा एक दूसरा लेवल है जिसको ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेवल। यहां देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा वैसे ही अपनी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए हाईली एनर्जेटिक स्टेट में पहले चला गया, लेकिन वो जैसे ही, लेकिन वो क्या करना चाहता है, वो डी एक्साइट होके अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, डी एक्साइट होके अपनी ग्राउंड स्टेट में वो आना चाहता है। तो ये डी एक्साइट होके कैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा उसको देखिए कि 1 मिनट, ठीक है, वो कैसे डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये देखिए, वो यहां से डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकता, यहां से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकता। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी जो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें आना पड़ेगा। लोएस्ट देखिए S1 में आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो S3 में पहुंच गया तो S3 से क्या हुआ, S1 तक उसको आना। तो S1 तक आना, अभी भी वो इसका मतलब अपना वाइब्रेशनल जो वाइब्रेशनल रिलैक्स हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोड चेंज कर रहा है, सिर्फ वापसी इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज नहीं कर रहा, तब तक उसको क्या कहा जाएगा, इज द वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तब तक वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन चल रही है, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में ही है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ही है, लेकिन अभी वो सिर्फ अपना वाइब्रेशनल लेवल बदल रहा है। या यूं कह सकता हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट से वो सेकंड में, फिर फर्स्ट में, ऐसे धीरे धीरे आएगा। इस दौरान जो एनर्जी तो कम होती चली जाएगी, तो एनर्जी कम होने को, इस प्रोसेस को इंटरनल कन्वर्जन बोला जाएगा। तो इंटरनल कन्वर्जन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज नहीं होगा, वाइब्रेशनल लेवल चेंज होंगे, और क्या होगा, हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, और इस वक्त जो एनर्जी रिलीज की जाएगी वो किसकी फॉर्म में की जाएगी, हीट की फॉर्म में की जाएगी, ना कि रेडिएशन की फॉर्म में। तो याद रखिएगा इंटरनल कन्वर्जन में क्या क्या होता है। तो इंटरनल कन्वर्जन में एक्साइटेड, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाना है, इस दौरान हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होनी है, वाइब्रेशनल लेवल चेंज होने हैं, इसी को ही वाइब्रेशनल जो रिलैक्सेशन कहा जाता है। क्लियर। और वो लोएस्ट, जो अपनी सबसे लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें उसने पहुंचना है धीरे धीरे, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल कन्वर्जन। यहां पहुंचने के बाद देखिए, मान लीजिए वो यहां आ गया, यहां पहुंचने के बाद वो डी एक्साइट हो जाता है, जितनी एनर्जी है इमीडिएटली फास्टली वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, नॉट हीट। देखिए अगर वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस कर देता है और फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फ्लोरिसेंस। और फ्लोरसेंस में वो चीज चमकती हुई आपको दिखाई देगी, क्या होगा, वो आपको चमकती हुई दिखाई देगी। तो फ्लोरसेंस में ऑलवेज क्या होता है, फ्लोरसेंस में ऑलवेज चीज चमकती हुई दिखाई देती है। तो उस फ्लोरसेंस को केमिकली अगर समझने की, फोटोकेमिकली अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, उस वक्त इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है, इमीडिएटली एनर्जी लॉस करता है, रेडिएशन की फॉर्म में लॉस करता है, फास्ट करता है ये प्रोसेस, और वो चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात और एक नोट करने वाली है, इस दौरान स्पिन चेंज नहीं होती। वो सिंगलेट था, सिंगलेट से ही, सिंगलेट की ही ग्राउंड स्टेट में आया है, स्पिन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। तो ये प्रोसेस क्या होता है, दैट इज द फ्लोरिसेंस। अब हम बात करते हैं, देखिए ऐसा नहीं हुआ, वो अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में तो था, लेकिन लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, जबकि उसने क्या कर लिया, मान लीजिए कि वो पहले क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, मान लीजिए कि जो और इलेक्ट्रॉन थे दोनों ऐसे थे, ऐसे के ऐसे ऊपर चले गए थे, लेकिन बाद में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होने की बजाय क्या हुआ, उसकी अपनी स्पिन चेंज कर ली, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सिंगल ऑक्यूपाइड हो गए। तो सिंगल ऑक्यूपाई होते ही स्पिन क्या हुई, स्पिन हुई टोटल 1, और मल्टीप्लिसिटी क्या हुई 3, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर वो अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से अपनी स्पिन चेंज कर लेता है, और क्या हो जाता है, स्पिन चेंज कर लेता है, इस दौरान भी सिंगलेट से ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और उसकी एनर्जी कम होती है, तो इसका मतलब वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाए और इस दौरान वो अपनी स्पिन चेंज कर ले, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरनल सिस्टम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। पहले वाला था इंटरनल कन्वर्जन और अब क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ध्यान से देखिए, एक इंटरनल कन्वर्जन में और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या अंतर है। इंटरनल कन्वर्जन में तो सिंगलेट से सिंगलेट ही, एक्साइटेड से एक्साइटेड ही था, लेकिन सिंगलेट से सिंगलेट था। तो उस वक्त जो अपनी एनर्जी कम कर रहा था वो क्या था, वो हालांकि दोनों ही केस में हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, देखिए सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट कोई हो जाए, लेकिन वो अपनी स्पिन चेंज नहीं कर रहा और अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तब तक आप उसको क्या कहोगे, तब तक तो इंटरनल कन्वर्जन बोला जाएगा। अगर वो एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, कि वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो सिस्टम ही बदल गया पूरा, तो उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोला जाता है। इन टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि वो पहुंच किस में गया, वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया। तो वहां से जैसे मैंने कहा कि वो ग्राउंड स्टेट में तब तक नहीं आ सकता जब तक वो अपनी एक्साइटेड स्टेट की लोएस्ट एनर्जी लेवल पे ना हो। तो वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए फिर क्या करेगा, फिर वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन करेगा, फिर हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा, फिर वो इंटरनल क्रॉसिंग कन्वर्जन करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट की लोएस्ट एनर्जी लेवल में, मतलब T1 में पहुंच गया। और T1 में पहुंचने के बाद अब लास्ट फिनोमेना देखिए, हाई जो अपनी एक्साइटेड स्टेट कौन सी, एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट है और वहां से सिंगलेट में आ रहा है, फिर स्पिन तो कन्वर्ट होगी और इस दौरान वो जो अपनी एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में लॉस कर रहा है। अगर वो अब रेडिएशन निकल रही है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोस्फोरेसेंस। तो फ्लोरिसेंस और फोस्फोरेसेंस में अंतर आपको समझ आ गया होगा। फ्लोरिसेंस में रेडिएशन जो एमिट होती है वो सिंगलेट से सिंगलेट में ही होती है, जबकि यहाँ जो होती है वो ट्रिपलेट से सिंगलेट में होती है, वो फोस्फोरेसेंस होता है। दोनों में एक खास डिफरेंस ये होता है कि फ्लोरिसेंस का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, जबकि फ्लोरिसेंस जो फोस्फोरेसेंस होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे चलने वाला है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए जो आपने कई ऐसे सब्सटेंस देखे होंगे जो आपने सोर्स दे दिया, लाइट ऑन कर दी मान लीजिए, तो क्या हुआ, बल्ब अचानक से ग्लो करने लग जाए और ग्लो करने के बाद वो बंद किया, बंद करते ही सॉरी आपने वो उसका ग्लो बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया इमीडिएटली, तब तो वो फ्लोरिसेंस है, ठीक है। और क्योंकि उस जैसे सोर्स बंद किया तो बंद और ऑन था तो ऑन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि सोर्स को ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक चमकते रहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस फोस्फोरेसेंस कर रहे होते हैं फ्लोरिसेंस की बजाय। तो ये डिफरेंस है कि इसमें फ्लोरिसेंस में और फोस्फोरेसेंस में। ओके, तो अब हम जेबलोंस्की डायग्राम, ये था हमारे पास जेबलोंस्की डायग्राम, और इसी के अंदर जो पार्ट है दैट इज द रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, अब हमने इस जेबलोंस्की डायग्राम को रेडिएशन है, किस प्रोसेस में रेडिएशन यूज हो रही है, किस में नहीं हो रही, इसलिए यहाँ आपको देखिए दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ आप कुछ प्रोसेस है, देखिए एक सिंगलेट स्टेप, आप देखिए एक सिंगलेट स्टेट है, कोई इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में है और अपनी एनर्जी एब्जॉर्व करके वो अपनी ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एनर्जी एब्जॉर्व करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन में बकायदा लाइट में रेडिएशन का यूज हो रहा है, लाइट की रेडिएशन का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एक रेडिएटिव प्रोसेस है। तो जहां रेडिएशन का यूज हो रहा है दैट इज रेडिएटिव प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, लाइट पड़ेगी तो ही तो एक्साइट होगा ना, तो इसमें इसका मतलब रेडिएटिव प्रोसेस है, इसमें एक्साइटेशन में आप रेडिएशन का यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए वो वहां से क्या हुआ, अपनी हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से लोएस्ट एक्साइटेड में ही जाना चाहता है, इन जो खुद क्या करना चाहता है, वो इंटरनल कन्वर्जन करना चाहता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। तो हीट है, रेडिएशन तो नहीं है ना, यहाँ क्या चीज है, यहाँ हीट है, रेडिएशन नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई है, ना कि रेडिएशन की फॉर्म में। तो ये स्टेप क्या हुआ, इंटरनल कन्वर्जन क्या हुआ, इंटरनल में रेडिएशन यूज नहीं है, इसीलिए ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, तो अपनी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड में ही रह रहा है, जो वापसी अगर अपनी वाइब्रेशनल लेवल बदल रहा है, यहीं रह रहा है, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा। तो हीट है तो रेडिएशन नहीं है, तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी एक क्या है,
वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। तो अब तक रेडिएटिव कौन हुआ? एब्जॉर्प्शन ही रेडिएटिव है। उसके बाद फ्लोरीसेंस की बात करते हैं। फ्लोरीसेंस में वो अपने जो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तो यहाँ जो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस कर रहा है और जो रेडिएशन की फॉर्म में करे रेडिएटिव, तो यहाँ से क्लियर है एक बात, क्या चीज़, कि फ्लोरीसेंस एक रेडिएटिव प्रोसेस होता है। अब इंपॉर्टेंट बात और देखिए, इनका टाइम पीरियड भी एब्जॉर्प्शन 10⁻⁻15 सेकेंड, जबकि आप फ्लोरीसेंस की बात कीजिए 10⁻⁹ से 10⁻�7 सेकेंड इसको लगते हैं। तो एब्जॉर्ब होने में जो है कम टाइम लगता है, जबकि रिलीज होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू, इसलिए वो चीज़ हमें चमकती हुई दिखाई देती है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की, जब वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जब जा रहा होगा, तो वो क्या, यहाँ से जब वो यहाँ आ रहा है सिंगलेट से ट्रिपलेट में, तब भी वो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस करता है, रेडिएशन नहीं करता, वो क्या करता है, हीट करता है। तो ये भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। तो दिस इज आल्सो ए नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अब मैं बात करता हूँ फॉस्फोरेसेंस की। फॉस्फोरेसेंस में वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, लेकिन कहाँ से, ट्रिपलेट से, और वो धीरे धीरे रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस कर रहा है। तो ये चीज़ क्या हुई, ये भी रेडिएटिव प्रोसेस हुआ। तो मैं देखिए आपको समझाता हूँ कि कौन सा रेडिएटिव और कौन सा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अब ये बात देखिए और क्लियर हो जाएगी अभी आपको। एब्जॉर्प्शन में रेडिएशन यूज हुई थी, रेडिएटिव। इंटरनल कन्वर्जन में हीट थी, तो नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव। और उसके बाद वाइब्रेशनल की बात करूँ तो वाइब्रेशनल में भी हीट थी, तो नॉन रेडिएटिव। क्लियर। उसके बाद फ्लोरीसेंस में रेडिएशन यूज हुई थी, दैट इज रेडिएटिव प्रोसेस। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में भी हीट थी, तो इसलिए ये नहीं है। फॉस्फोरेसेंस में भी क्या था, रेडिएशन एमिट हुई थी, तो ये भी क्या है, एक रेडिएटिव प्रोसेस है। तो रेडिएटिव प्रोसेस और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में डिफरेंस अगर आपने समझना है तो सिर्फ एक बात समझिए कि जिसमें फोटोन का, जिसमें रेडिएशन का यूज भी है, चाहे एमिट है चाहे एब्जॉर्ब है, जो मर्जी है, वो रेडिएटिव है, और जिसमें नहीं है वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। क्लियर। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का, दैट इज फ्लोरीसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में क्या अंतर है। देखिए फ्लोरीसेंस का लाइफ टाइम पीरियड, मैंने कहा था फ्लोरीसेंस बहुत ही जल्दी होता है, इसका मतलब इसका लाइफ टाइम पीरियड बहुत ही कम है। 10⁻⁻5 सेकंड से भी कम टाइम में फ्लोरीसेंस हो जाता है, इसलिए मतलब एक फास्ट प्रोसेस है, जल्दी होने वाला प्रोसेस है। जबकि वहीं फॉस्फोरेसेंस की बात करें, एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, इसको कई सेकेंड्स लग जाते हैं होने में। तो फॉस्फोरेसेंस एक स्लो प्रोसेस है। उसके बाद देखिए सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। सेकेंड डिफरेंस में देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन, देखिए फ्लोरीसेंस में सिंगलेट टू सिंगलेट था, इसलिए स्पिन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। जबकि फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट टू सिंगलेट हुआ था, स्पिन चेंज हुई थी। तो स्पिन में क्या कोई चेंज आया, नहीं आया। तो फ्लोरीसेंस में इलेक्ट्रॉन की स्पिन में कोई चेंज नहीं आता, जबकि फॉस्फोरेसेंस में स्पिन चेंज होती है। एक्साइटेड स्टेट किस लेवल पे थी, तो देखिए फ्लोरीसेंस में सिंगलेट टू सिंगलेट आ रहा था, सिंगलेट टू सिंगलेट। तो एक्साइटेड स्टेट उसकी क्या थी, सिंगलेट थी। तो फ्लोरीसेंस में एक्साइटेड स्टेट क्या है, फ्लोरीसेंस में एक्साइटेड स्टेट है सिंगलेट। जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या था, फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रहा था, तो उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, ट्रिपलेट हुई। तो ट्रिपलेट क्या है, फॉस्फोरेसेंस की एक्साइटेड स्टेट है। अब क्वांटम यील्ड की बात करें तो जिसमें फ्लोरीसेंस होता है, ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है, तो क्या होता है, ज़्यादा क्वांटम यील्ड आता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जबकि यहाँ क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम है। अब टेम्परेचर की बात करूँ तो जो मोस्ट ऑफ टेम्परेचर पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा है, फ्लोरीसेंस। जबकि फॉस्फोरेसेंस ऑलवेज कोल्ड जो सब्सटेंस होते हैं वहाँ, या लो टेम्परेचर वाली चीज़ होती है वहीं देखने को मिलता है। इसके साथ ही लास्ट बस खत्म होते ही दो टॉपिक और बस छोटे छोटे। एक रेजोनेंस फ्लोरेसेंस क्या है, एक स्टोक शिफ्ट क्या होती है। तो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस के बारे में बता दूं, देखिए जो सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्व की और जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्व की, और एमिट भी उसी फ्रीक्वेंसी और उसी वेवलेंथ की लाइट को कर दिया। मतलब जो एमिट हो रही है और जो एब्जॉर्व हुई थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रेजोनेंस है, मतलब दोनों सेम है। तो ऐसी चीज़ को फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाएगा, रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। मतलब जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है और वही री एमिट हुई है विदाउट द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, तो वो चीज़ क्या है, इज द रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोक्स शिफ्ट क्या होता है। मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी एब्जॉर्व की, जो वेवलेंथ एब्जॉर्व की, वो शिफ्ट होके लॉन्गर की तरफ चली गई। मतलब ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट या कम फ्रीक्वेंसी या कम एनर्जी की लाइट को वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, दैट इज द स्टोक शिफ्ट। मतलब एब्जॉर्व हुई वो अलग है और जो एमिट हुई है वो अलग है, तो ये क्या है, स्टोक शिफ्ट। मतलब इसके बैंड शिफ्ट हो जाएंगे,
हायर वेवलेंथ की तरफ, सो दैट इज द स्टोक शिफ्ट। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि फोटोकेमिस्ट्री की लॉ के ऊपर बेस्ड है, फोटोकेमिस्ट्री में क्या जो मेन कंसेप्ट जो हम जेबलोन्स्की डायग्राम, क्या क्या चेंजेस, कितने तरह के फ्लोरिसेंस, फोस्फोरिसेंस, रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव, सभी हमने डिस्कस किए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अपने घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।